जो टेस्ट में क्वेश्चन आए थे एक नज़र उनको देख लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंटों ने काफ़ी अच्छा किया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी के 15-16 आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन कुछ ने तो बहुत ही ख़राब किया था, कुछ तो इतने महान थे जो टेस्ट देने ही नहीं आए थे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ये है त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, यानी कोई आवेश है उसको एक्सेलरेट किया जाता है तो क्या उत्पन्न करेगा? अल्फा किरणों को उत्पन्न करेगा, गामा किरणों को उत्पन्न करेगा, बीटा किरणों को उत्पन्न करेगा, या फिर वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करेगा। देखो, शायद आपने फर्स्ट ईयर में या हाई स्कूल छोटी क्लास में टॉपिक पढ़ा हो, चाहे अल्फा हो, बीटा हो, चाहे गामा हो, इन तीनों में क्वालिटी पाई जाती है क्या? ये तीनों रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होते हैं। ये कैसी क्रिया है? नाभ की विघटन। अल्फा बीटा गामा तीनों ही जो तरंगे हैं, तीनों ही पार्टिकल हैं, ये नाभ की विघटन की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब कोई आवेश है वो स्पीड से भाग रहा है, कोई आवेश स्पीड से भाग रहा है तो उसके द्वारा क्या होगा? अल्फा बीटा गामा तो उत्पन्न होंगे नहीं, क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। क्योंकि जब आवेश गति करता है, हालांकि आपका ये टॉपिक है नेक्स्ट, वहाँ डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लीजिए। जब कोई आवेश है तो गति करेगा तो क्या हो जाएगा? बी भी पैदा होगा, और आवेश गति करे चाहे न करे फिर भी क्या होगा? ई तो पैदा होता ही होता है। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे? ई तो पैदा होता ही होता है, लेकिन जब ये आवेश बहुत स्पीड से गति करेगा तो ए और बी दोनों के परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का जन्म हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा है? इसमें आंसर आपका डी सही था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। एक इसमें आपका पांचवा भी आया था कि 30 डिग्री पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है। ये तो भाई खूब अच्छी तरह से आपको बताया था कि देखो, जब थीटा जीरो होगा, जब कोई पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र के थीटा जीरो का मतलब समांतर कैसा एंट्री करेगा? समांतर एंट्री करेगा, तो उसका मार्ग कैसा होगा? उसका मार्ग होगा जी ऋजुरेखीय। उसका मार्ग कैसा हो जाएगा? ऋजुरेखीय, सीधा सीधा वो चला जाएगा। जब थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 होगा, तो उसका मार्ग कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, इसके फॉर्मूले में कराए हैं। लेकिन जब थीटा बराबर न्यून कोण का मतलब 90 से कम होगा, व्हेन थीटा इज लेस देन 90, अर्थात उसमें तिरछा प्रवेश करेगा, तो उसका मार्ग कैसा होगा? हेलिकल। हेलिकल का मतलब आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना था? हेलिकल, या उसमें ऑप्शन दिया होगा कुंडलीकृत। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, एक आपका 10वां क्वेश्चन आया था, ये क्या कहता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। देखो, एम्पियर, एम्पियर नहीं है। एम्पियर ने तो एम्पियर के नियम दिए थे, एम्पियर का परपथीय नियम दिया था जो आपके सिलेबस में नहीं है। फ्लेमिंग ने क्या दिया था? अपना नियम दिया था, दाएं हाथ का या बाएं हाथ का, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका चुंबकीय प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम तो जो आप अभी पढ़ रहे हो। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरेस्टेड ने की थी। किसने की थी? ऑरेस्टेड ने की थी। तो ये आपका आंसर कौन सा होता? ऑरेस्टेड सही होता। एक सवाल इसमें ये भी आया था, शायद एक बैच में आया था, दोनों बैचों में नहीं आया था ये। एक सीधे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, या 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है, तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर बल लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए, एक सीधे चालक में 10 एम्पियर, यानी आई इक्वल टू क्या दिया है जी आपको? हट भाई, आई इक्वल टू दिया है जी 10 एम्पियर। ओके, आई इक्वल टू 10 दिया है, 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू क्या दिया है जी आपको? 1.5। ओके, चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर, यानी एल इक्वल टू 1 मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपने देखा है, आपको कराया है, एफ इक्वल टू
IBL साइन थीटा लगा दीजिए। आई की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 1.5, एल की वैल्यू कितनी है 1 और साइन थीटा यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2। 2 से 1 कटेगा 5 बार और 15 पंजे 75, कितना आ जाएगा 7.5। और क्या निकाला है आपने, बल निकाला है, बल का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो कितना आंसर आएगा इसका 7.5 न्यूटन। ओके, एक आपका 14वां ये दिखाई दे रहा है, ये भी आया था आपका लॉरेंज बल का सूत्र है। हालांकि उसमें विकल्प नहीं दिए थे तो आप सीधा सीधा लिख देते F=QVB साइन थीटा। अगर इस विकल्प में दिया होता तो आपको कौन सा विकल्प सही होता, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर F=Q और इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, क्योंकि क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा आता है। फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू क्या होता है AB साइन थीटा। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा AB साइन थीटा हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है AB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। वैसे वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B करोगे तो क्या हो जाएगा VB साइन थीटा। तो इसमें आपका विकल्प क्या होता B सही होता, लेकिन उसमें विकल्प आपको दिया ही नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना था। 15वां देखिए, 15वां क्या कहता है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। यानी लॉरेंज बल की दिशा इनमें से किस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, बाएं हाथ के नियम के द्वारा, स्क्रू नियम द्वारा, एम्पियर के तैरने के नियम द्वारा, किसके द्वारा। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम होता है वो प्रेरित धारा के में लागू होता है, जो आपका टॉपिक चल रहा है 1-2 दिन में आएगा। मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का पेच का नियम, ये किसके लिए होता है, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, बल की नहीं। एम्पियर का तैरने का नियम, एम्पियर का तैरने का कोई नियम नहीं है, तैरने का नियम किसने दिया था आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था आर्किमिडीज ने। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो बल की दिशा ज्ञात की जाती है वो किससे ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 2। इन दोनों में से किसी के द्वारा आप लॉरेंज बल की दिशा, लॉरेंज बल हो, धारावाही चालक पर आरोपित बल हो, किसी की भी दिशा आप ज्ञात कर सकते हो। 16वां देखो, ये आपके टेस्ट में भी आया था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या कहता है एक तार में क्या कहता है ये 16वां कहता है एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर दिष्ट है। उत्तर से दक्षिण की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तार पर कार्यशील बल की गणना कीजिए। चलो, एक तार में जो करंट जा रहा है किधर जा रहा है वो पश्चिम से पूरब की ओर, यानी ऐसे करके जा रहा है पश्चिम से पूरब की ओर। आपको पता होगा कि पूरब पश्चिम, इधर होता है पूरब, इधर क्या होता है पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण। ठीक है जी। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर दिष्ट है। ये न दिख रहा हो तो थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं अभी, 1 मिनट स्टॉप। हाँ देखिए इसमें क्या दिया है, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। चलो कोई बात नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, बनाते हैं हम पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे जा रही है। इधर आपका पश्चिम होता है, इधर आपका पूरब होता है, पूरब इधर ही तो होता है, तो पूरब की ओर जा रही है पश्चिम से पूरब की ओर। अब जो इसमें क्या कह रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है उत्तर की ओर दिष्ट है। ऊपर क्या होता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। ये किसकी डायरेक्शन है जी बी की डायरेक्शन है। कार्यशील बल की दिशा ज्ञात कीजिए। अभी अभी देखा था हमने, कार्यशील बल की दिशा किस फॉर्मूले से निकालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे अंगूठा क्या बताता है आरोपित बल की दिशा, अंगूठे के पास वाली उंगली होती है वो क्या बताती है बी की दिशा, और जो मध्यमा उंगली होती है वो क्या बताती है धारा की दिशा। धारा किधर जा रही है जी आपकी पूरब की ओर, धारा किधर जा रही है पूरब की ओर। तो बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, बाएं हाथ की अंगूठे के पास वाली तीनों उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। अब आई को आप जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली को पूरब की ओर सेट कीजिए, मध्यमा उंगली को पूरब की ओर सेट कीजिए।
और जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसे बी की डायरेक्शन में सेट कीजिए, तो अंगूठा किधर आता है, बाहर की ओर, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इसमें कोई बाहर की ओर ऑप्शन दिया है, ये दिया है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, डी, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, बाहर की ओर ऊपर की ओर एक ही बात है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, केवल 2-3 बच्चों ने सही किया था, ज़्यादातर बच्चों ने गलत ही किया था। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आया था, उसे भी देखते हैं। देखो ये भी आया था 27वां आपका, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए, यानी हम गैल्वेनोमीटर से जी से हमें क्या बनाना है, वोल्टमीटर बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपको कराया है। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, समांतर क्रम नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, श्रेणी क्रम होना चाहिए। ठीक है, यानी हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे और धारामापी के श्रेणी क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में तो अमीटर के लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको डिटेल में समझाया है, इसे भी आप कर सकते थे। काफ़ी बच्चों ने सही किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों ने गलत भी किया है। हाँ, इसमें ये दिया था आपका, यदि एक आदर्श प्रणाल का, नहीं ये वाला था, एक आदर्श प्रणाल का एक धारा दोगुनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का मान होगा। चुंबकीय प्रेरण सदिश का मतलब होता है बी, चुंबकीय प्रेरण सदिश का मतलब क्या होता है, बी। ठीक है, यानी बी का आई से कैसा संबंध होता है। देखो बी और आई का कोई सा फॉर्मूला ले लीजिए, चाहे आप बायो सेवर्ट का नेम ले लीजिए, चाहे धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रूल ले लीजिए, चाहे आप धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर ले लीजिए। जैसे बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी बी जो होता है वो आई के प्रोपोर्शनलिटी हुई तो होता है, यदि आई को मैं दोगुना करूँगा तो धारा भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो इसमें कोई ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, ए है। कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे सी सा लग गया, सी नहीं है, ए है। ठीक है, कैसा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ये भी आसान था, आप कर सकते थे। काफ़ी बच्चों ने सही भी किया था, लेकिन गलत भी काफ़ी बच्चों का था। देखो एक आपका 36वां भी आया था टेस्ट में, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है, जब कोई आवेश गति करेंगे तो कौन सा बल लगेगा, केवल कूलाम बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, इनमें से कोई नहीं। जैसे देखो एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, पहला दिया है कूलाम बल। आपको पता है कूलाम बल की डेफिनेशन क्या लिखी है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। जब ये आवेश गति करने लगेंगे तो इनके मध्य कूलाम बल नहीं लगेगा, जब ये स्थिर रहेंगे एक जगह कूलाम बल तो तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, जैसा कि डेफिनेशन से स्पष्ट है। चुंबकीय बल बात करेंगे थोड़ी देर में। फिर दिया है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगता है। नाभिकीय बल केवल नाभिक के अंदर ही लग सकता है, नाभिकीय बल का नाभिक से बाहर कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसमें कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल। जब आवेश गति करेगा, आवेश गति करने का मतलब धारा बनेगी, और धारा बनेगी तो फिर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनने से क्या होगा, इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। तो ये भी अच्छा सवाल था, यदि आप करना चाहे तो कर सकते थे। काफ़ी बच्चों ने सही भी किया है। 37वां देखते हैं, 37वां भी अच्छा था। देखो 37वां क्या कहता है, एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। 100 फेरे का मतलब n इक्वल टू कितना, 100, n इक्वल टू 100 दिया है जी। ठीक है, 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर, वैसे हम त्रिज्या को r मानते हैं, लेकिन डेरिवेशन हमने a मानी थी। चेंज इनटू मीटर, तो हम क्या कर देंगे, a इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻², आपको पता है 8 सेंटीमीटर। तो प्रवाहित धारा 0.40, आई इक्वल टू 0.40 दिया है। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए, तो क्या है, इसमें केंद्र पर पूछा है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 है, ये इसका फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट एन आई का मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 4 पाई का मतलब 4 इंटू 3.14, 4 पाई हो गया, इंटू 10⁻⁻⁷
-7 इंटू एन का मतलब 100 इंटू आई का मतलब 0.40 अपॉन क्या है जी 2 यानी 2 गुणा 8 गुणा 10 की पावर -2। आप इसे सॉल्व कर लेते तो इसका आंसर क्या आ जाता? पहला आंसर आएगा 3.1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये भी काफ़ी बच्चों ने सही किया है। हाँ, ये देखिए 40वां चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा कितनी होती है? देखो इसके मात्रक तो किसी ने एक लिखा है, किसी ने चारों लिखे थे। बहुत अच्छी बात, इसने चारों लिखे थे। एक मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कितना होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक कौन सा होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक कौन सा होता है? टेस्ला। और एक क्या होता है? 10⁻⁴ गॉस। इसमें ध्यान रखना, जो टेस्ला होता है ये क्या होता है? एसआई यूनिट। और पूछता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई पद्धति में मात्रक बताइए, तो आपको क्या लिखना है? टेस्ला। और जो गॉस है, GAUS होना चाहिए, ये जो गॉस है ये कैसा मात्रक है? CGS सिस्टम में मात्रक है। कौन से सिस्टम में? CGS सिस्टम में यूनिट है इसका। ठीक है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना। SI में टेस्ला, CGS में गॉस होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी विमा पूछा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? F इक्वल टू क्या होता है? IBL साइन थीटा। IBL साइन थीटा। अब थीटा से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि तो विमाहीन राशि है, तो यहाँ से मैं क्या निकालूं? B निकालूं, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन I इंटू L। अब B की विमा इक्वल टू F की विमा अपॉन I की विमा इंटू L की विमा। F विमा क्या होती है? MLT-2 फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी आपने। अपॉन I बोले तो एम्पियर A और लंबाई L। L से L गया, क्या बचा जी? MT-2। A ऊपर जाएगा तो -1 है। कोई ऑप्शन? MT-1 A-1, इसमें क्या है आपका? पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता? पहला हो जाता है। ठीक है, ये आया नहीं था इसमें से। और जो आए थे उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, ये 46वां भी आया था। देखो, हालांकि इसमें विकल्प नहीं दिए थे। एक लंबे सीधे चालक से स्मॉल I एम्पीयर धारा प्रवाहित होने से इससे स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। सिंपल सी बात है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें आपको डेरिवेशन कराया है। लंबे सीधे रजुरेखीय चालक तार के कारण स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी में एक नोट करके आपको कराया था अनंत लंबाई का। तो अनंत लंबाई का जो V आया था वो क्या आया था? μ0/2π इंटू I/r। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना था, इसमें दिक्कत तो कोई होनी नहीं चाहिए, सिंपल था ये तो। हाँ, ये भी देख लीजिए 66 और 67। इस बार नहीं आया था, अगली बार में जरूर आएगा, तो इस बात को ध्यान रखना। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। एक अमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है, ये तो आपको बता दिया था। एक आदर्श वोल्ट मीटर होगा, उसका प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। जबकि एक आदर्श अमीटर इसका अपोजिट होगा, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। तो ध्यान रखना, यदि अमीटर पूछता है तो उसका जो प्रतिरोध कितना होगा? शून्य होगा। यदि वोल्ट मीटर पूछता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। कैसे होगा वो आपको डेरिवेशन कराया है, वहाँ आपको समझाया गया है। जैसे ये 69 भी आ गया। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है, क्या होता है? टेस्ला होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था।